हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको यूनिट फर्स्ट का जो पहला एक्सरसाइज है वो पढ़ाया जा रहा है और वो है पोषण यानी न्यूट्रिशन। और इसमें हम पिछले वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है और फिर यूनिसेलुलर एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है। और फिर लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर कैसे ड्रॉ किया जाता है। और अगर आप ये तीनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया जाएगा और यह है मानव में पोषण किस प्रकार होता है, यानी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। इसके बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे कि मनुष्य के भोजन में जितने भी पार्ट्स होते हैं सबका पाचन अलग अलग अंगों के माध्यम से कैसे होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि यहाँ आपको जानना है कि मनुष्य में पाचन तंत्र या मनुष्य में पोषण का मतलब क्या है। तो देखिए, पोषण का मतलब भोजन को केवल पचाना ही नहीं, बल्कि पोषण का मतलब भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर, भोजन जब हम अंतर्ग्रहण करते हैं वहां से लेकर और भोजन के पाचन तक की समस्त क्रिया को मनुष्य में पोषण कहा जाता है। फिर से सुनिए, मनुष्य में भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर, यानी भोजन का जब इनगेशन होता है वहां से लेकर भोजन जब डाइजेस्ट हो जाता है वहां तक की समस्त क्रिया को मनुष्य में पोषण कहा जाता है। अब देखिए, जब मनुष्य भोजन ग्रहण करता है तो मनुष्य के भोजन में यानी हमारे फूड में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जनरली हमारे भोजन में 5 प्रमुख पार्ट होते हैं और इस पांचों पार्ट के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि किसका पाचन कैसे होता है। तो देखिए, हमारे भोजन का जो मैक्सिमम पार्ट होता है, सबसे अधिक हिस्सा ये होता है कार्बोहाइड्रेट का, यानी कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक होता है हमारे भोजन में उपस्थित। फिर इसके बाद हमारे भोजन में प्रोटीन भी उपस्थित होता है, वसा भी पाया जाता है यानी फैट। फिर इसके बाद आगे चले तो हमारे भोजन में विटामिन्स भी होते हैं और हमारे भोजन में खनिज लवण भी उपस्थित होते हैं। अब देखिए, ये 5 प्रमुख पार्ट है। अब इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो विटामिन और खनिज लवण 2 ऐसे भोजन के पार्ट्स हैं जिसे विघटित होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि हमारे शरीर की जो सेल्स हैं, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, ये हमारे शरीर की कोशिकाएं भोजन के इस भाग को ऐसे ही अवशोषित कर लेती है, यानी इसके पाचन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसे किसी विशेष अंग के माध्यम से, किसी एंजाइम के माध्यम से पचाने की, इसको विघटित करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये पहले से ही काफी महीन होता है, जिसके चलते हमारी शरीर की कोशिकाएं इसको ऐसे ही ऑब्जॉर्व कर लेती है। क्लियर हुआ? तो हम यहाँ पे ये बता दें कि विटामिन और खनिज लवण ये 2 तो ऐसे ही ऑब्जर्व हो गए, इसकी पाचन की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो फिर बचा क्या? 3 पार्ट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अब आइए हम आपको समझाते हैं कि ये तीनों का पाचन कैसे होता है। तो देखिए, बहुत सारे ऑर्गेन्स से निकलने वाले एंजाइम्स के माध्यम से, कुछ ऑर्गेन है, कुछ ग्लैंड्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जहां से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं और वो एंजाइम इस भोजन के भाग को विघटित करते हैं, तोड़ के महीन टुकड़ों में बदलते हैं और उसके बाद शरीर की कोशिकाएं उसे ऑब्जर्व करती है। तो आपको हम बताएंगे सबसे पहले कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये जब ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है, जब ये ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है तब जाकर हमारी शरीर की कोशिकाएं इसको ऑब्जर्व करती है। ठीक वैसे ही प्रोटीन जो है ये आगे चलकर एमिनो एसिड में बदलता है। प्रोटीन विघटित होकर जब एमिनो एसिड में बदल जाता है तब हमारे शरीर की कोशिकाएं इसे ऑब्जर्व कर पाती है। ठीक वैसे ही वसा जो है ये वसीय अम्ल में बदलती है। वसीय अम्ल और एक और पदार्थ बनता है जिसका नाम है ग्लिसरॉल। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में वसा बदलता है और जब वसा इस रूप में बदल जाता है तब जाकर हमारी शरीर की कोशिकाएं इसे अवशोषित करती है। तो देखिए, यहां हम आपको बता दें कि मनुष्य में पोषण का काम यानी पाचन का काम जो है ये मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है। यानी सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मुख गुहा की। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वकल कैविटी। वकल कैविटी से ही भोजन का जो है पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। रियल मायने में होता क्या है कि आप सबको पता है कि भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन को हम
ग्रहण करते हैं हम मुख गुहा के माध्यम से, यानी अपने मुख के माध्यम से ही हम भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं, यानी भोजन का इंगेशन होता है। और फिर भोजन को जब हम मुख गुहा में लेते हैं उसके बाद जो है अपने दांत के माध्यम से, सबसे पहले तो दांतों के माध्यम से हम भोजन के कणों को चबाते हैं और भोजन के कणों को चबाकर और फिर भोजन को महीन टुकड़ों में विभक्त करते हैं, भोजन को छोटे छोटे कणों में बांट देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे मुख गुहा के पास ही, मुख गुहा में हम आपको बताए थे सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है, हमारे मुख गुहा में ही सैलिवरी ग्लैंड जो है पाया जाता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं लार ग्रंथियां। और फिर इस लार ग्रंथि से स्लाइवा सिक्रेट होता है, लार ग्रंथि से ही जो है लार का स्राव होता है। और आपको समझना है कि जो स्लाइवा है यानी सैलिवरी ग्लैंड, यहाँ एक विशेष प्रकार का एंजाइम यहाँ से निकलता है, इसमें एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन। और ये जो टाइलिन नामक एंजाइम है इसका काम क्या है, तो देखिए ये करता क्या है कि भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है ना, इस कार्बोहाइड्रेट का विघटन करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। और कार्बोहाइड्रेट को आपको बता दें इसे स्टार्च कहा जाता है इंग्लिश में, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को विघटित करता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। और इतना करने के बाद जो है भोजन मुख गुहा से, अब दूसरे तरफ इसके बाद जो नेक्स्ट अंग होता है, हम आपको बताए थे कि आहार नाल में बहुत सारे अंग होते हैं, तो सबसे पहले मुख गुहा पाया जाता है, मुख गुहा के बाद जो है भोजन पहुंचता है अमाशय में यानी स्टोमक में, फिर अमाशय तक पहुंचने के लिए बीच में हम आपको बताए थे कि ग्रास नली पाया जाता है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके माध्यम से मुख गुहा से भोजन अमाशय में जाता है। तो हम बात करते हैं कि अमाशय में किस प्रकार पाचन होता है, आपको यह समझना है, यानी स्टोमक में किस प्रकार पाचन की क्रिया जो है संपन्न होता है। तो देखिए आपको हम समझा दें कि अमाशय में सबसे पहली चीज कि यहां से अमाशय के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है जठर ग्रंथि, समझिएगा इसको बढ़िया से। और यहाँ जठर ग्रंथि को हम इंग्लिश में कहेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब देखिए इस जठर ग्रंथि से एक विशेष प्रकार के रस का स्राव होता है जिसको हम कहते हैं जठर रस, इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में गैस्ट्रिक जूस। और ये जो गैस्ट्रिक जूस है यहां से दो एंजाइम्स निकलते हैं, जिसमें एक एंजाइम का नाम है पेप्सिन और फिर दूसरे एंजाइम का नाम है रेनिन। ये दो एंजाइम्स निकलते हैं। यहाँ पे जो रेनिन है ये एंजाइम केवल बच्चों में पाया जाता है, बच्चों में इसका स्राव होता है। और इसका फायदा यह है कि हमें पता है कि जो अगर बच्चा काफी छोटा है तो वह भोजन के रूप में केवल दूध ही ग्रहण करता है, तो दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है ना, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को ये रेनिन नामक एंजाइम जो है पचाता है, यानी बच्चों में रेनिन नामक एंजाइम का संश्लेषण होता है और यह एंजाइम बच्चों के दूध में उपस्थित प्रोटीन को पचाने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। लेकिन पेप्सिन की अगर बात करें तो ये भी रेनिन के जैसे ही कार्य करता है, लेकिन अंतर यह है कि पेप्सिन बच्चों में नहीं बल्कि सभी वयस्क व्यक्तियों में, मतलब सभी प्रकार के व्यक्तियों में पेप्सिन जो है पाया जाता है। और यहां आपको समझना है कि पेप्सिन जो है डायरेक्टली प्रोटीन को पचा नहीं पाता है, प्रोटीन को पचाता है बट कंप्लीटली पाचन नहीं कर पाता, बल्कि करता क्या है कि ये पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को पेप्टीन में बदल देता है, प्रोटीन को विघटित करके छोटे टुकड़ों में बांटकर और उसे पेप्टीन में बदल देता है। तो आपको हम बताएं कि अमाशय से सबसे पहले अमाशय में एक ग्रंथि पाया जाता है जिसका नाम है जठर ग्रंथि। यहां से जठर रस का स्राव होता है। जठर रस में दो एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन। रेनिन केवल बच्चों में पाया जाता है जो दूध में उपस्थित प्रोटीन को पचा देता है। फिर पेप्सिन सभी व्यक्तियों में पाया जाता है जो प्रोटीन को, हमारे भोजन में जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन को पेप्टीन में बदल देता है। क्लियर हुआ। अब देखिए इसके अतिरिक्त एक और चीज यहां पे आपको जानना है, और ये क्या है, तो देखिए ये जो जठर रस है यानी गैस्ट्रिक जूस, यहाँ एक विशेष प्रकार का अम्ल पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पाए जाने के कारण जो है होता क्या है कि
यहाँ भोजन का पाचन जो है अम्लीय माध्यम से होता है, यानी जब अमाशय में भोजन आता है और जठर रस से निकलने वाले एंजाइम उससे मिलते हैं, तो बिकॉज वो अम्लीय है इसलिए भोजन को अम्लीय बना देते हैं, और जिसके कारण जो है भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होने लगता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज समझना, यहाँ अम्ल का एक और फायदा है, क्या कि भोजन के साथ जब हम बाहरी वातावरण से भोजन को अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं तो भोजन के साथ कुछ छोटे छोटे कीटाणु जो है, बैक्टीरिया वगैरह हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन जब वो अमाशय में जाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो क्या करता है कि भोजन के साथ आए हुए वैसे छोटे छोटे जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं, यानी उसको मार देते हैं, जिसके चलते भोजन हमारा स्वच्छ बन जाता है। भोजन में अब कोई बैक्टीरिया नहीं बच पाता, तो ये भी होना आवश्यक है। और आपके एग्जाम में ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के व्यू से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, एसिड का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे स्टोमक में, ये पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए तो यहां पे हम आपको ये चीज बता दिए मुख गुहा के बारे में और फिर अमाशय के बारे में। तो यहां से कुछ सामने निकल के आ रहा है फैक्ट्स, और ये कि मुख गुहा क्या करता है कि यहां से जो टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है ये कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज कर देता है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट को ये विघटित कर देता है, छोटे छोटे खंड में बांट देता है। और अमाशय क्या किया, तो यहां से जो पेप्सिन नामक एंजाइम था ये प्रोटीन को पेप्टीन में चेंज कर दिया। ठीक है, आप ये दो लाइन किसी भी तरह ध्यान में रखिए, इसी से आगे के स्टेप्स को कोरिलेट किया जाना है। अब देखिए हम थर्ड आगे जाते हैं और अब बात करते हैं, हम फिगर में आपको बताए भी थे कि अमाशय जो आम की शेप का था उसके नीचे सी लाइक स्ट्रक्चर बनाए थे। सी तो वो मतलब क्या था, डिओडिनम था, जो छोटी आंत का एक भाग था, लेकिन उसके बगल से एक इस साइड और एक इस साइड, दोनों साइड एक एक ग्लैंड निकला हुआ था। तो जो ग्लैंड हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ था वो था यकृत, यानी इसको हम लीवर कहते हैं। तो पहले लीवर के बारे में हम आपको समझाते हैं। ये लीवर जो है यह ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, यानी द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब देखिए यकृत के अंदर एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं पित्ताशय। पित्ताशय यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है गॉल ब्लेडर। अब देखिए यहाँ पित्ताशय से एक विशेष प्रकार का रस निकलता है जिसको बोलते हैं पीत रस। यकृत का एक खास बात यह है कि यहाँ से कोई एंजाइम नहीं निकलता, और ये जो पीत रस है इसका काम क्या है भाई, तो देखिए पीत रस करता क्या है कि जो वसा पाया जाता है ना, हमारे भोजन में जो वसा का भाग पाया जाता है उस वसा को, ये वसा का सरलीकरण करता है, यानी वसा के का जो है उसको सरल रूप में चेंज करता है। इसको, इस प्रक्रिया को वसा का पायसीकरण भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान में यह रखना है कि पित्ताशय से निकलने वाला जो पित्त रस है यह भोजन में पाए जाने वाले वसा को पायसीकृत करता है या सरलीकृत करता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं यकृत के बाद यानी लीवर के बाद एक और काफी स्पेशल ग्लैंड का जो है हमारा अग्न्याशय। तो देखिए 4 नंबर हम डिस्कस करेंगे अग्न्याशय के बारे में, और इसको समझना है बढ़िया से। अग्न्याशय को इंग्लिश में कहते हैं पैनक्रियाज। और देखिए अग्न्याशय से 3 एंजाइम निकलता है, ठीक है, जिसमें एक एंजाइम है एमाइलेज, फिर दूसरा है ट्रिप्सिन और फिर तीसरा है लाइपेज। अब देखिए इस तीनों एंजाइम्स का क्या काम है, ये तीनों विशेष, जैसे हम बताएं कि अमाशय यानी अमाशय में जो जठर रस आता है उससे 2 एंजाइम पेप्सिन और रेनिन, ठीक वैसे अग्न्याशय से 3 एंजाइम निकलते हैं, एक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और तीसरा लाइपेज। ठीक है, अब देखिए तीनों का अलग अलग काम है। इसमें एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज का क्या काम है, सबसे पहले ये बता रहे हैं आपको। तो ये कार्बोहाइड्रेट को, यानी भोजन का जो कार्बोहाइड्रेट है, हम आपको पहले ही बताया कि ये मुख गुहा में ही विघटित हो चुका था, तो हम कह सकते हैं कि यह विघटित कार्बोहाइड्रेट को 3 छोटे छोटे भागों में बांट देता है। विघटित कार्बोहाइड्रेट को 3 भाग में बांट देता है। कौन कौन से भाग में, तो माल्टोज, सुक्रोज
और लैक्टोज, ये 3 भागों में बांट देता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं ट्रिप्सिन का, कि ट्रिप्सिन का क्या कार्य है। तो देखिए जो ट्रिप्सिन है, हम आपको पहले ही बता दिए थे कि अमाशय में प्रोटीन किस में बदल गया है, पेप्टीन में। तो ये ट्रिप्सिन नामक एंजाइम क्या करेगा कि इस पेप्टीन को, जो अमाशय में ही बन चुका था, पेप्टीन को पेप्टाइड्स में चेंज कर देता है, पेप्टाइड्स में चेंज कर देता है। अब देखिए अभी भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हुआ, क्योंकि हम आपको पहले ही बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज के रूप में होता है। अभी ग्लूकोज बना है क्या? नहीं। प्रोटीन का भी पाचन नहीं हुआ, क्योंकि प्रोटीन का पाचन बताया हम आपको एमिनो एसिड के रूप में होता है। अभी एमिनो एसिड तो बना नहीं है। अब देखिए लाइपेज का क्या काम है। तो ये जो पायसीकृत वसा है, पायसीकृत वसा जो है, यहाँ पे हम आपको बताए हैं, देखिए यहाँ वसा का पायसीकरण होता है। तो जो पायसीकृत वसा है, इसको वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। यानी लाइपेज का काम है पायसीकृत वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज कर देना। तो यहां से आपको समझ में आया कि हाँ, लाइपेज जो है ये वसा का पूर्ण पाचन कर दे, क्योंकि वसा जब वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है तो फिर इसी रूप में शरीर की कोशिकाएं उसे ऑब्जर्व कर लेती है। यानी इस रूप में चेंज हो गया तो शरीर की कोशिका भी इसको अवशोषित कर लेगी। कहने का मतलब शरीर की कोशिका उसको सूंघ लेगी। तो फिर जब ये अवशोषित कर लिया गया तो वसा का काम खत्म हो गया। अब हमारे पास बच रहा है ये केवल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन करना। तो देखिए होगा क्या, अब आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर हम बात करते हैं छोटी आंत की। और आप यहां भी समझिए बढ़िया से, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद ये नेक्स्ट अंग है और ये किस प्रकार भोजन का पाचन करता है। तो देखिए छोटी आंत से 4 एंजाइम का स्राव होता है। कौन कौन भाई? सबसे पहला एंजाइम है जिसका नाम है इरेप्सिन, यानी छोटी आंत से इरेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है। फिर छोटी आंत से ही दूसरा और एंजाइम की बात करें तो यहां से निकलता है एक एंजाइम जिसका नाम है सुक्रेस। फिर यहां से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है माल्टेस। और फिर आगे चले तो एक और एंजाइम निकलता है यहां से जिसका नाम है लैक्टेस। ये 4 एंजाइम छोटी आंत से ही निकलता है। इसमें जो इरेप्सिन है इसका क्या काम है? तो ये देखिए हम आपको पहले ही बताएं कि ये जो पेप्टाइड्स बना हुआ है ना, ट्रिप्सिन पेप्टीन को पेप्टाइड्स में चेंज किया था। तो इरेप्सिन का क्या काम है कि ये पेप्टाइड्स को किस में चेंज कर देगा? पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में चेंज कर देगा। और अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जब ये एमिनो एसिड में चेंज हो गया तो शरीर की कोशिकाएं इसको ऑब्जर्व कर लेगी, हम पहले ही आपको बता दिए थे। तो इस प्रकार प्रोटीन का भी पाचन हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं सुक्रेस का। तो सुक्रेस क्या करता है? ये सुक्रोज जो आपको दिख रहा है ना, इस सुक्रोज को ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, ये माल्टेस क्या करता है? तो माल्टोज को, ये जो माल्टोज है इसको ग्लूकोज में बदल देता है। और फाइनली अगर हम देखें लैक्टेस को तो ये क्या करता है? लैक्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हाँ, यहां पे छोटी आंत तक जाकर यहां अग्न्याशय में ही वसा का पूर्ण पाचन हो गया था। 2 भाग और बचा था कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। तो कार्बोहाइड्रेट इस 3 एंजाइम के माध्यम से पच गया और इरेप्सिन के माध्यम से प्रोटीन भी पच गया। और इस प्रकार छोटी आंत में ही भोजन के संपूर्ण भाग का पाचन हो जाता है। अब जब बात आएगी बड़ी आंत का, अब आपके मन में आएगा सर छोटी आंत ही सब सारे भोजन के पार्ट्स को पचा दिया, तो फिर बड़ी आंत का क्या काम है? यानी लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? तो देखिए जो बड़ी आंत है ये हमारे शरीर में अतिरिक्त जल का अवशोषण करता है। हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा वाटर है, अतिरिक्त जल है, इसको ऑब्जर्व कर लेता है बड़ी आंत। यानी बड़ी आंत हमारे शरीर के अतिरिक्त जल का अवशोषण कर लेता है। और देखिए हम आपको फिगर में बताए थे कि बड़ी आंत के नीचे एक रचना गई होती है जिसको कहते हैं रेक्टम। और रेक्टम के ही अंत में एनस होता है
जिसको हम मल द्वार कहते हैं, तो एनस का क्या काम है? लास्टली एनस के माध्यम से हमारे शरीर का जो अनपचा भोजन होता है, हमारे शरीर में वैसा भोजन जो पच नहीं पाया है, वह एनस के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। क्लियर हुआ पूरा चीज? अब देखिए, हम बारी बारी से जो भी चीज समझे हैं इसको एक बार देखेंगे और इस प्रकार, ताकि आप उसको लिख भी सके। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताएं मानव में पोषण क्या होता है। तो बताएं कि मनुष्य में भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर भोजन के पाचन तक की समस्त क्रियाओं को मनुष्य में पोषण कहा जाता है। और फिर हम आपको बताएं कि मनुष्य के द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है उसमें 5 भाग होता है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। और इसमें जो विटामिन और खनिज लवण है, इस दोनों को हमारे शरीर की कोशिकाएं ऐसे ही अवशोषित कर लेती है, इसके पाचन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बल्कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इस तीनों के पाचन की जरूरत पड़ती है। और जब कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाता है ग्लूकोज में, प्रोटीन चेंज हो जाता है एमिनो एसिड में, और वसा चेंज हो जाता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में, तो इन रूपों में हमारे शरीर की कोशिकाएं इन्हें अवशोषित करती है। ठीक है, और फिर इसके बाद हम स्टार्ट किए कि इस तीनों का आखिर पाचन किन किन अंगों के माध्यम से होगा। तो 1 नंबर में स्टार्ट किए मुख गुहा के माध्यम से। तो हम आपको बताएं कि मुख गुहा यानी वकल कैविटी जो होता है, इसके माध्यम से भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, और भोजन को का अंतर्ग्रहण करके हम अब दांतों के माध्यम से भोजन के कणों को चबाकर महीन करते हैं, छोटा छोटा करते हैं। और फिर उसके बाद हमारे लार ग्रंथि में लार ग्रंथि से जो सीक्रेट निकलने वाला लार है, उसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, और ये टाइलिन नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को विघटित कर देता है। फिर दूसरा पार्ट हम आपको बताएं अमाशय के बारे में। अमाशय क्या करता है? तो अमाशय में एक जठर ग्रंथि पाया जाता है, जिससे जठर रस का स्राव होता है। जठर रस से 2 एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन और रेनिन। इसमें रेनिन केवल बच्चों में पाया जाता है, जो बच्चों के दूध में उपस्थित प्रोटीन को पचा देता है, बल्कि पेप्सिन जो है ये सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, जो प्रोटीन को पेप्टीन में बदल देता है। और फिर साथ ही साथ आपको बताएं कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसके चलते अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। साथ ही साथ भोजन के साथ जो सूक्ष्म जीव, जो बैक्टीरिया वगैरह हमारे शरीर के अंदर आ गए होते हैं, उसको ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नष्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद हम तीसरा पढ़े यकृत के बारे में, लीवर के बारे में। बताएं कि यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर के अंदर ही पित्ताशय पाया जाता है, यानी गॉल ब्लैडर। पित्ताशय से एक विशेष प्रकार का एक रस निकलता है, जिसको हम बोलते हैं पित्त रस। पित्त रस क्षारीय होता है, जिसके चलते वह भोजन के वसा के साथ मिलकर और वसा को पायसीकृत कर देता है, यानी वसा का सरलीकरण कर देता है। फिर अब होगा क्या कि भोजन अग्न्याशय में पहुंचेगा, और अग्न्याशय से 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है। कौन कौन भाई? तो अग्न्याशय से निकलेगा एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। इसमें एमाइलेज का क्या काम है? तो एमाइलेज जो है ये मतलब करता क्या है कि कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांट देता है। कौन कौन? एक होगा सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये 3 भाग में बांट दिया। फिर उसके बाद जो क्या कहते हैं ट्रिप्सिन है, ये प्रोटीन को ट्रिप्सिन जो है ये पेप्टीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है। और फिर जो लाइपेज है ये पायसीकृत वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, और यहीं पर वसा का पूर्ण पाचन हो जाता है। अब बचा बात कार्बोहाइड्रेट और किसका? प्रोटीन का। तो फिर नेक्स्ट अंग छोटी आंत है। तो देखिए छोटी आंत से 4 प्रकार का एंजाइम निकलता है, और ये भी आपको बता दें छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है, उसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। अब देखिए छोटी आंत से 4 एंजाइम निकलता है, जिसमें इरेप्सिन, सुक्रेस, माल्टेस और लैक्टेस। इरेप्सिन क्या करता है कि पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में चेंज कर देता है, और इस प्रकार प्रोटीन वाले भाग का पाचन हो जाता है। फिर यहाँ पे जो सुक्रेस है ये सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलता है,
जो माल्टेस है ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, और जो लैक्टेस है ये लैक्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। और इस प्रकार छोटी आंत में ही भोजन के सभी पार्ट्स का पाचन हो जाता है। अब रहा बात बड़ी आंत का, तो देखिए बड़ी आंत में भोजन का अनपचा भाग जो वो पहुंचता है, और बड़ी आंत में भोजन के अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है, और फिर बड़ी आंत से ही जुड़ा रहता है रेक्टम। रेक्टम के निचले हिस्से पे एनस पाया जाता है, और एनस के माध्यम से ही हमारे शरीर से अनपचा भोजन का बहिष्करण, अनपचा भोजन हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। और इस प्रकार मनुष्य में पोषण की समस्त क्रिया जो है कंप्लीट होती है। तो देखिए आज के वीडियो में हम आपको बताएं कि मनुष्य में पोषण किस प्रकार होता है, मनुष्य में पोषण की समस्त क्रियाओं को समझाएं, और फिर अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, एनसीईआरटी वगैरह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हम अगले वीडियो में करने वाले हैं।